चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हमारी है इंडिया की वर्तमान में कोरोना की क्या कंडीशन है उसको लेकर के। दिल्ली के जो कोरोना के केसेस हैं वो 40,000 को भी क्रॉस कर गए हैं। तो अब केंद्र सरकार थोड़ा सजग हो गई है और केंद्र सरकार का कहना है कि 46 जो डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है, वहां पर अब कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत है, कड़े प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है, तभी कोरोना को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकेगा। अब ये जो मैप आप देख रहे हैं, मैप में बताया गया है एडल्ट का परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ बोथ डोज। इसका मतलब हो गया हमारे देश के कितने युवाओं को वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं। एवरेज यदि देखा जाए तो केवल 10.8% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन का इसने रिसीव किया है कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज को। हम डाटा देख रहे हैं 30 जुलाई तक का, तो 30 जुलाई तक का केवल 10.8% ही युवा वर्ग ऐसे हैं जिसको कोरोना की वैक्सीन दोनों खुराक वो ले चुके हैं। अब मैप में रेड कलर बताता है 5 से 10%, उससे जो लाइट कलर है रेड का वो बताता 10 से 15% वैक्सीन की डोज लगी है, और 15 से 20% है येलो, 20 से 25 है लाइट ग्रीन, और डार्क ग्रीन में जाता है 25% से ज़्यादा। अब जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, ये यूपी वाला एरिया हो गया, एमपी वाला एरिया होगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 5.1% युवाओं को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। दिल्ली में 16.3%, महाराष्ट्र में 12.1%, केरला बहुत बढ़िया काम किया है इस मामले में 20.8%, और तमिलनाडु है 7.3%। और सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन आप देख रहे हैं नॉर्थ वाला हिस्सा है, जहां पर 25% से भी अधिक वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं वहां के एडल्ट्स को। थोड़ा सा और भी डिटेल में हम इसको देख लेते हैं। देखो 24 आवर्स का हम डाटा देख रहे हैं, 41,649 केस आए थे सैटरडे के दिन। इसी के चलते चलते हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने लिखा है कई सारे स्टेट को कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां पर पिछले कुछ दिनों से लास्ट फ्यू वीक से 10% से भी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत है, ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी का कहना है। अब किस किस प्रकार के ये रिस्ट्रिक्शन चाहते हैं, इनका कहना है कि मूवमेंट ऑफ द पीपुल जो है उसको रोकना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्राउड्स, भीड़ भाड़ लोगों को नहीं बनाना है, एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपुल टू प्रिवेंट स्प्रीड ऑफ इन्फेक्शन। क्राउड बनाने से उनको रोकना है ताकि वो जो लोग हैं ना इंटरमिंगलिंग ना कर सके, मतलब उनका मेल मिलाप ना हो सके और कोरोना से बचा जा सके। अर्लियर M.R. Bhushan held a meeting with the health authorities from केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर। अब इनके साथ इसीलिए उन्होंने मीटिंग रखी क्योंकि 80% ऑफ द एक्टिव केसेस इन दिस स्टेट वर अंडर होम आइसोलेशन। इसी के चलते चलते इनको मीटिंग रखना पड़ा था। कुछ और भी जो है डेटा वो बताते हैं कि अभी कंडीशन सीरियस होने वाली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बलराम भार्गव हु वाज प्रेजेंट एट मीटिंग, ये भी मीटिंग में मौजूद थे। उनका कहना है कि पिछले कुछ वीक से 40,000 फ्रेश केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेली के डेली। तो टोटल यदि हम देखें 46 डिस्ट्रिक्ट ये शो कर रहे हैं 10% की पॉजिटिविटी रेट, और जो 53 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं ये शो कर रहे हैं पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% की। इसलिए स्टेट वर एडवाइज टू कंडक्ट देयर स्टेट लेवल सीरो सर्वे फॉर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिसीज प्रिवलेंस डाटा।
सीरो सर्वे के बारे में कुछ जानकारी हम देख लेते हैं। इससे पहले भी सीरो सर्वे के बारे में हम कभी डिस्कस किए थे जब भी ये न्यूज़ में रहा था। तो सीरो सर्वे कोरोना महामारी से रिलेटेड है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि अभी किसको किसको संक्रमण हुआ है या फिर होने की संभावना है कोरोना से। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने रक्त का सैंपल देना रहता है। सीरो सर्वे में रक्त के सैंपल का टेस्ट किया जाता है और IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाया जाता है, जो वायरस के संक्रमण से बचाव पर बल देते हैं। सीरो सर्वे ये निर्धारित करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्या कोई जो बीमारी है उस कम्युनिटी स्प्रेडिंग वाले चरण या फिर कहना चाहिए हमारी जनसंख्या की बहुत बड़े हिस्से में प्रवेश कर चुकी है। तो सीरो सर्वे में हमने ये देखा, इस सर्वे के अंतर्गत हमारा जो ब्लड है ना, उसका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको एग्जामिन किया जाता है, ठीक है, या फिर सीरम का, नॉट द नोज़, थ्रोट एंड माउथ फ्लड। इसमें नोज़, थ्रोट और माउथ के जो लिक्विड रहता है उसका यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो टेस्ट होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं एन इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरस मटेरियल। जो वायरस मटेरियल रहता है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स टू द वायरस मटेरियल के लिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स किस प्रकार का है उसको डिटेक्ट करने का ये काम करता है, लेकिन नॉट द सार्स कोविड-19 वायरस मटेरियल इटसेल्फ। ध्यान हमें ये रखना है कि रिस्पॉन्स इम्यूनिटी को बताता है हमारी, लेकिन वायरस मटेरियल को ये डिटेक्ट नहीं करता है। कोरोना का जो वायरस मटेरियल है उसको ये डिटेक्ट नहीं करता है। अब वायरल इन्फेक्शन यदि हो रहा है, द बॉडी प्रोड्यूस डिफरेंट इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो यदि हमें इन्फेक्शन होता है तो उस समय हमारी बॉडी अलग तरीके से उसका प्रतिरोध करती है, इम्यूनिटी को उत्पन्न करती है। वन ऑफ दीज इज मेकिंग प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज स्टिक टू द वायरस। अब उनमें से ही जो रहती है मेकिंग प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज दैट स्टिक वायरस। अब उनमें से मान के चलो ये वायरस है तो इसके ऊपर ये चिपक जाएगा एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको एंटीबॉडी कहा जाता है, जो कि प्रोटीन से बनी हुई रहती है, वो वायरस के ऊपर चिपक जाती है। दिस शो अप विद इन ए फ्यू डेज आफ्टर द इन्फेक्शन। यदि मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो कुछ दिन के बाद ऐसा होता है। द इन्फेक्शन इटसेल्फ टिपिकली डिसअपियर आफ्टर ए कपल ऑफ वीक्स। और पता चला कि इन्फेक्शन कुछ दिन के बाद अपने आप गायब हो गया है, कुछ हफ्ता के बाद। लेकिन जो एंटीबॉडी स्पेशली द IgG काइंड स्टे अराउंड इन द ब्लड फॉर फेयरली लॉन्ग टाइम। लेकिन जो IgG है, ठीक है, जिसको हमने बताए थे ना, हमारे ब्लड ग्रुप जो ब्लड जो का जो सैंपल लिया जाता है उसमें जो एंटीबॉडी रहती है IgG, वो लंबे समय तक हमारे रक्त में मौजूद रहती है, एटलीस्ट फॉर मंथ, कम से भी कम 1 मंथ तो ये रहती है। These antibodies are made even if the infected person was asymptomatic। यदि किसी को लक्षण नहीं दिखा था तब भी ये एंटीबॉडी उसकी बॉडी में बन जाती है, इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में। And of course nobody who has not encountered the virus will have these antibodies। तो इसका मतलब ये हो गया, किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ था तो जो वायरस मटेरियल जो है डिटेक्टेबल रहेगा इन देयर नोज, थ्रोट एंड माउथ फ्लड फॉर ए कपल ऑफ वीक्स एट मोस्ट। तो आने वाले कुछ वीक तक आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं थ्रोट, नोज़ और माउथ के माध्यम से, क्योंकि जो वायरस वाला जो मटेरियल है वो मौजूद है, उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हैं।
If the testing not done in that time, we would never know if the person had ever been infected. और यदि आपने उस पार्टिकुलर टाइम में उस व्यक्ति का टेस्ट नहीं लिया है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको कोरोना हुआ है। लेकिन IgG एंटीबॉडी अगेंस्ट द वायरस वुड स्टे इन द ब्लड ऑफ सच पर्सन फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन IgG जो एंटीबॉडी है उसकी बॉडी में लंबे समय तक मौजूद है। इसीलिए इफ़ वी टेस्ट द ब्लड फॉर दीज एंटीबॉडीज एट एनी पॉइंट एंड फाइंड देम मेकिंग द पर्सन सीरो पॉजिटिव, वी कैन से दैट द पर्सन इन क्वेश्चन हैड इंडीड बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस इन रिसेंट वीक या फिर मंथ। यदि किसी व्यक्ति में IgG मौजूद है तो आप ये कह सकते हैं कि उसको पिछले कुछ टाइम में कभी ना कभी कोरोना हुआ था। इसके बाद वाली जो अगली न्यूज़ है वो है यमुना नदी से रिलेटेड। तो ये यमुनोत्री है, यहाँ से यमुना नदी निकली है, ठीक है। पाउंटा साहिब पड़ता है, फिर इसके बाद दिल्ली पड़ता है, मथुरा, आगरा, ये जो मेजर सिटीज़ है ना इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद इलाहाबाद में ये जाकर के गंगा रिवर के साथ में ये मिल जाता है जिसको संगम कहा जाता है। यमुना रिवर सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से ऑन द साउथ वेस्टर्न स्लोप, जिसको ढाल भी कहते हैं, या फिर बंदरपूछ पीक इन द मसूरी रेंज ऑफ द लोअर हिमालयास। इसके उत्पत्ति को देख लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इसके बहाव को लेकर के, कौन कौन से स्टेट में ये बहती है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इंटर्स दिल्ली एंड मर्ज विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम इन इलाहाबाद, प्रयागराज जी की बात हम कर रहे हैं। यदि इसकी लार्जेस्ट सहायक रिवर की बात करें तो वो है गंगा इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान में गंगा के साथ ये मिलती है। तो यही इसकी सबसे लंबी, सबसे बड़ी आप कह सकते हैं सहायक नदी है। इट्स मेन इन्फ्लुएंट इन द अपर रीचेस इज टोन्स विच आल्सो राइजेस फ्रॉम द बंदरपूछ ग्लेशियर। तो इट जॉइन द यमुना बिलो कालसी बिफोर द latter leave the hills. At this side the water carried by the Tons is twice the water carried by the Yamuna. The total length of the Yamuna from the its original till Allahabad is 1376 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर बताई गई है। इट क्रिएट द हाईली फर्टाइल एल्यूवाइल यमुना गंगा दोआब रीजन बिटवीन इटसेल्फ एंड द गंगा इन द इंडो गैंगेटिक प्लान। तो उपजाऊ भूमि ये बनाती है, किस किस के बीच में यहाँ पर बात बताई गई है। कुछ कुछ सिटीज़ जैसे कि बागपत, नई दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, ईटवा, हमीरपुर और इलाहाबाद इसके किनारे बसे हुए हैं। अब यदि हम इसकी मेजर ट्राइब्यूटरीज ऑफ यमुना को देखें तो टोन्स, गिरी, हिंडौन, चंबल, बनास, काली, सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, दशन और केन हैं। अब हम देख लेते हैं यमुना रिवर के बारे में क्या न्यूज़ आई है। वाटर लेवल इन यमुना फॉल्स बिलो द डेंजर मार्क। तो वाटर का लेवल जितना बना रहना चाहिए यमुना रिवर पर उतना भी नहीं है, उससे भी नीचे चला गया है, ऐसा न्यूज़ में बताया गया है। और जो मेन रीज़न है वो है हथनीकुंड बराज। हरियाणा में हथनीकुंड बराज है, यहाँ से पानी को रिलीज़ किया जाता है यमुना रिवर पर, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने बांध बना के रखे हैं। तो यदि वो पानी को रिलीज़ कर देते हैं तो इसका जो लेवल है बढ़िया मेंटेन रहता है, लेकिन यदि वो रिलीज़ करना बंद कर देते हैं तो उसका जो वाटर का लेवल है फिर से कम हो जाता है। वाटर रिलीज फ्रॉम द बराज डायरेक्टली अफेक्ट द फ्लो ऑफ द रिवर इन दिल्ली। वाटर लेवल measured at old railway bridge was 204.97 मीटर 8:10 AM on Saturday, शनिवार का ये डाटा है। अब इट ड्रॉप टू 204.93 मीटर्स बाई 7 PM। अब देखो
सवेरे इतना था और शाम को 7 बजे इतना हो गया, 204.93 मीटर। वार्निंग लेवल कहता है कि 204.5 रहना चाहिए, 204.5 मीटर इसका वार्निंग लेवल है। एंड डेंजर लेवल है 205.33 मीटर, बोथ मेजर्ड एट द ओल्ड रेलवे ब्रिज। 6 PM की हम बात कर रहे हैं, 19,258 क्यूसेक ऑफ द वाटर वाज बीइंग रिलीज फ्रॉम हथनीकुंड बराज एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज थ्रू द नाइट। अबाउट 37,109 क्यूसेक ऑफ द वाटर वाज बीइंग रिलीज फ्रॉम द बराज एट 6 PM ऑन फ्राइडे, ऑलमोस्ट डबल्ड। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किए थे कि इंडिया और चाइना के बीच में 12वें राउंड की बातचीत होने वाली है, ताकि कुछ फ्रिक्शन वाली जो जगह है जहां पर अभी भी संघर्ष वाली पोजीशन है, पॉइंट है, वहां से दोनों की जो सेनाएं हैं पीछे हट सकें। फोकस इज़ ऑन एंड डिसएंगेजमेंट पैक्ट। तो मेन जो फोकस रहा है वही डिसएंगेजमेंट पर ही रहा है। तो इंडिया और चाइना ने सैटरडे के दिन 12वें राउंड की कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत करी एट मोल्डो ऑन चाइनीज़ साइड। चाइनीज़ की साइड में मोल्डो एक जगह है जहां पर दोनों के जो कमांडर हैं उनके बीच में बातचीत हुई थी। डिटेल्स ऑफ इस आउटकम आर नॉट नोन येट। अभी तक क्या रिजल्ट निकल के आया, अभी बात सामने नहीं आई है। बातचीत चालू हुई थी सुबह 10:30 बजे एंड कंक्लूडेड अराउंड 7:30 PM, ऐसा डिफेंस ऑफिशियल का कहना है। तो बातचीत का जो फोकस रहा वो रहा एग्रीमेंट फॉर डिसएंगेजमेंट एट गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग as a part of the overall disengagement and de-escalation in the eastern Ladakh to end the standoff which began last year। कहाँ पर? गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग, यहाँ से डिसएंगेजमेंट की बातचीत यहाँ पर चली थी ईस्टर्न लद्दाख वाले एरिया में। दिस हैज़ बीन वन ऑफ शॉर्टेस्ट राउंड ऑफ द कॉर्प्स कमांडर टास्क। अभी जो बातचीत हुई है इसको बहुत सबसे छोटी माना जा रहा है, ठीक है, जबकि 16 घंटे बातचीत, इससे भी ज़्यादा घंटे तक बातचीत होते रही है। और जो ज़्यादातर जो समय है ना वो ट्रांसलेशन में ही चला गया था, ऐसा ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया है। चाइना ने कुछ समय सजेस्ट करा था कि 26 जुलाई को बातचीत रख लेते हैं, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। कारगिल विजय दिवस था तो ये बातचीत संभव नहीं, ऐसा इंडिया की तरफ से बोल दिया गया था। जबकि डिसएंगेजमेंट हैड बीन कंप्लीटेड ऑन बोथ बैंक्स ऑफ पेंगोंग त्सो सोक इन फरवरी। पेंगोंग झील से तो दोनों डिसएंगेजमेंट हो गया दोनों की सेनाओं का। अभी कुछ जो फ्रिक्शन वाले पॉइंट है जैसे कि गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग, डेमचोक एंड डेपसांग, यहाँ अभी भी गतिरोध जारी है। बफर जोन्स वर स्टेबलाइज्ड इन सम प्लेसेस एज पार्ट ऑफ द अर्लियर टास्क विच रिमेन इन प्लेस एंड द सिचुएशन ऑन ग्राउंड रिमेन स्टेबल, ऐसा एफसीएल का कहना है। इसके बाद थोड़ी सी जनरल जानकारी है। SN घोरमाडे टेक्स चार्ज एज नेवी वाइस चीफ। तो नेवी के वाइस चीफ के रूप में इन्होंने चार्ज ले लिया है। वाइस एडमिरल SN घोरमाडे ऑन सैटरडे एज्यूम चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ फ्रॉम वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। पहले थे G अशोक कुमार हु रिटायर्ड आफ्टर 39 ईयर्स ऑफ द सर्विस। इसके बाद इन्होंने चार्ज ले लिया है। तो हम इनकी बात कर रहे हैं, इनको शामिल किया गया था नेवी में, इनको कमीशन किया गया था ऑन 1 जनवरी 1984 को एंड इज़ ए नेविगेशन एंड डायरेक्शन के ये स्पेशलिस्ट रहे हैं अकॉर्डिंग टू ए नेवी स्टेटमेंट। ही वाज अवार्डेड विथ अति विशिष्ट सेवा मेडल इन 2017 एंड नौसेना मेडल इन 2007। ड्यूरिंग वाइस एडमिरल Kumar's tenure, the Navy saw an increase in budget allocation with 100% utilization of allocated budget with impetus on capital acquisition, the release is said। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम वो देखने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस से। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है कैटेस्ट्रॉफिक, जिसका मतलब होता है आपत्तिजनक। तो
यूएन का क्या कहना है? यूएन ने वार्निंग दिया है, हंगर इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज इन 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर 23 जो जगह है ग्लोबल हॉटस्पॉट बनने वाले हैं हंगर के मामले में, और वहाँ पर हंगर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली। इथोपिया इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है विद ओवर 4 लाख फेसिंग स्टारवेशन, जहाँ पर 4 लाख से भी अधिक लोग भूखमरी के शिकार हैं। तो हंगर इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज इन 23 ग्लोबल हॉटस्पॉट इन द नेक्स्ट 3 months विद द हाइएस्ट अलर्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन इन इथोपियाज embattled Tigray region, southern Madagascar, Yemen, South Sudan and northern Nigeria, 2 UN एजेंसी warned on Friday। UN की जो 2 एजेंसी हैं उन्होंने वार्निंग दी है। इसके अलावा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजर्स एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है, इसकी न्यू रिपोर्ट आई है, हंगर हॉटस्पॉट ये है अगस्त से लेकर के नवंबर की, दैट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इज़ लाइकली टू फर्दर डिटोरिएट। तो फूड की जो इनसिक्योरिटी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। दे पुट इथियोपिया एट द टॉप ऑफ द लिस्ट, सेइंग द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग स्टारवेशन एंड डेथ इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज टू 4,01,000, द हाइएस्ट नंबर सिंस 2011 फेमाइन इन सोमालिया। तो जब से सोमालिया में फेमाइन आया था तब से लेकर के ये हाईएस्ट हो सकती है। इफ़ ह्यूमैनिटेरियन एड इज़ नॉट प्रोवाइडेड क्विकली, यदि हम कोई भी सहायता नहीं करवाते हैं तो बिल्कुल ऐसा होना कन्फर्म है। साउदर्न मेडागास्कर की बात कर रहे हैं, विच हैज़ बीन हिट बाय द वर्स्ट ड्रॉट इन द पास्ट 40 ईयर। यहाँ पर पेस्ट अफेक्टिंग स्टेपल क्रॉप्स, जो कीट हैं वो फसलों को प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ राइजिंग फूड प्राइसेस, 14,000 पीपल ऐसे हैं जो कि एकदम आपत्तिजनक एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में पहुंचने वाले हैं। फूड सिक्योरिटी उस कंडीशन को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में, उचित मूल्य पर और उचित पोषक तत्व वाला भोजन अवेलेबल होता, तो वो फूड सिक्योरिटी कहला गई उसकी। लेकिन यहाँ फूड इनसिक्योरिटी की बात की गई है। कंडीशन ही ऐसी आ गई है जिसके चलते चलते लोग स्टारवेशन से मरने वाले हैं। एंड दैट नंबर इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय द एंड ऑफ द ईयर विद 28,000 पीपल नीडिंग अर्जेंट हेल्प, द 2 एजेंसीज सेड। 28,000 तो लोग ऐसे हैं जिनको अर्जेंटली नीड की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यदि हम वर्ल्ड लेवल पर देखें ना, तो 41 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क में है फॉलिंग इनटू फेमाइन या फिर फेमाइन लाइक कंडीशन, अकाल में या फिर अकाल जैसी कंडीशन में उनकी डेथ होने वाली है, अनलेस दे रिसीव इमीडिएट लाइफ एंड लाइवलीहुड सेविंग। यदि हम उनकी लाइफ को नहीं बचा सकते, उनकी जीविका को नहीं बचा सकते हैं, तो वो भूख में ही मर जाएंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं साइंस वाली न्यूज़। तो पहली जो न्यूज़ है वो बर्ड ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। एक नई रिसर्च सामने ये आई है कि यूनिकली शेप्ड ब्रेन, अब हम ब्रेन की आकृति ऐसी देख रहे हैं जो कि अपने आप में उसकी आकृति यूनिक है। मे बी द रीज़न वाई द एंसेंटर ऑफ मॉडर्न बर्ड्स, अब जैसे कि मान के चलो आज की ये चिड़िया है और ये इसके हो गए पूर्वज, इसके माइंड की शेप देखेंगे और इनके माइंड की शेप की बात हम कर रहे हैं। तो यूनिकली शेप्ड ब्रेन मे बी रीज़न, यूनिकली यदि किसी के माइंड की शेप है तो वो एक रीज़न हो सकता है वाई द एंसेंटर ऑफ मॉडर्न बर्ड एस्केप्टेड द मैसिव एक्सटिंक्शन 66 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये बात हमें पता चल सकती है कि ये जो पूर्वज थे जो कि लुप्त हो गए थे, भाग गए थे या फिर गायब हो गए थे, मैसिव एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले की हम बात कर रहे हैं, दैट किल्ड डायनासोर्स। अब 70 मिलियन साल पहले की यदि हम बात करें इक्थोरोनिस फॉसिल की,
विथ इट्स स्कल हम देख रहे हैं, इंटैक्ट शेड ए क्लू टू दिस। तो इस फॉसिल के माध्यम से, जो कि स्कल का इन्होंने देखा है, यहाँ से इनको एक क्लू मिला है। अब इन्होंने 3D डायग्राम बनाया ब्रेन्स का। साइंटिस्ट ने ये फाउंड किया कि जो इक्थिथ्रोनिस ब्रेन है, अनलाइक द बर्ड्स हैड स्मॉलर सेरिबुलर एरियाज फॉर वन, दिस मे हैव डिक्टेटेड द फंक्शन दैट हेल्प इट सर्वाइव द एक्सटिंक्शन। अब फिर धीरे धीरे इनके माइंड में बदलाव आया, इनके पूर्वजों के माइंड की शेप में और अभी के माइंड की शेप में। इसने ही डिक्टेट किया द फंक्शंस दैट हेल्प टू सर्वाइव इन द एक्सटेंशन। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हमारी है परमाफ्रॉस्ट। इसका मतलब हो गया कोई भी ऐसी जगह, एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन। इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में और इससे भी ज़्यादा ठंडा हो सकता है। फॉर ए लीस्ट 2 ईयर स्टेट, कम से भी कम 2 साल तक ऐसी कंडीशन होना चाहिए, उसी को कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। इसी को लेकर के एक न्यूज़ आई है, वैनिशिंग परमाफ्रॉस्ट। अब कंटिन्यू 0 डिग्री में कोई जो जगह रह रही थी, अब वो वैनिश हो जा रही, मतलब गायब हो जा रही है। और रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न एक ही हो सकता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं ध्रुवों की जो बर्फ़ है पिघल रही है, टेम्परेचर बढ़ने के चलते चलते, क्लाइमेट चेंज के चलते चलते। एरियाज विद ग्राउंड टेम्परेचर that remain below 0 degree Celsius for more than 2 years are called permafrost। तो यहाँ पर हम भी देख चुके हैं permafrost के बारे में। These are found in mountain as well as high latitude tundra and taiga region। ये कंडीशन हम देखते हैं जैसे जैसे ऊंचाई पे आप चलते जाओगे तो माउंटेन में, टुंड्रा एंड टैगा वाला जो रीजन है वहाँ पर। About 13% of such an area on Daisetsu mountain in Japan estimated to be approximately 150 स्क्वायर किलोमीटर इन 2010। ठीक है, इस प्रकार का जो एरिया है जो कि कवर करता है 13%, कहाँ पर? जापान का एक पर्वत है, माउंटेन है यहाँ पर, जो कि 150 स्क्वायर किलोमीटर का है, 2010 में था। अब इज़ लाइकली टू डिस्पेयर बाई 2100 अंडर बिजनेस एज यूजल सिनारियो। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो है कुछ बैक्टीरिया के बारे में है। साइंटिस्ट डेसिफर का मतलब होता है समझ के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। साइंटिस्ट डेसिफर हाउ सम बैक्टीरिया कैन ऑपरेट ए रिवर्स गियर। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। एग्जिबिट मतलब शामिल, ए यूनिक काइंड ऑफ ए रिवर्सिंग मोशन, इसी को रिवर्स गियर के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। दैट कैन बी ए मिमिक फॉर ए ड्रग डिलीवरी बायो इमेजिंग, जिसका यूज़ किया जा सकता है ड्रग की डिलीवरी करने के लिए और बायो इमेजिंग में। तो हम बात कर रहे हैं पीटीआई की, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इंडियन साइंटिस्ट हैव फाउंड ए थियोरिटिकल मॉडल एक्सप्लेनिंग ए यूनिक काइंड ऑफ मोशन। एक गति की एक यूनिक मोशन हम देख रहे हैं, कॉल्ड डायरेक्शन रिवर्सिंग एक्शन मोशन, एग्जिबिटेड बाय सम बैक्टीरिया दैट फीड ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जो कि फीड करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन फ्राइडे। ये जो एनालाइज है ये मदद करेगा बिल्डिंग मोर एफिशिएंट आर्टिफिशियल माइक्रो एंड नैनो मोटर्स, ताकि जो ड्रग की डिलीवरी है ना उसको आसान बनाया जा सकते। एंड बायो इमेजिंग यूजिंग द कॉन्सेप्ट टू इनकॉर्पोरेट ए रिवर्स गियर।